हेलो गाइस, मैं संदीप पॉल यूट्यूब चैनल गणित ज्योति में आप लोगों को आज क्लास 10 मैथमेटिक्स मॉडल सेट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग देखिए पहला क्वेश्चंस जो आपके सामने है। निम्न में 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन हैं? तो मैं इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। देखिए आप लोग का ये आंसर नंबर ए होगा। आंसर नंबर ए आंसर नंबर आपका ए जो होगा कैसे होगा इसको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए आप लोग यहाँ पर हम बनाए हैं 120 का हम लोग इस प्रकार से विभाजित करते हैं। 2 से 120 को 60, 30, 15, उसके बाद यहाँ पर 5 इस प्रकार से तोड़ दिए। तो देखिए 2 3 बार आता है और 3 एक बार और 5 एक बार। इससे ये होता है कि 2⁻³ गुना 3 गुना 5, यानी ये चीज़ ऑप्शन ए में आता है और ये ऑप्शन ए, इसका मतलब ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर है। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ग्राफ में बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या होगी? तो शून्यकों की संख्या इसमें हम लोग जानते हैं कि ये ग्राफ जितनी बार इन रेखाओं को काटती है वो उसके शून्यों की संख्या होती है। तो ये एक बार और एक बार 2 बार काटा गया है, इसका मतलब इस शून्यों की संख्या 2 होगी। ये 2 किस में है? ये सी नंबर पर है। तो ये सी जो है इसकी आंसर है। ये सी इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन 3 है कि निम्न में द्विघात समीकरण कौन है? द्विघात समीकरण में आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है, इनमें से सभी है। तो आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन को हम लोग कैसे तोड़े हैं। पहला ऑप्शन को तोड़े हैं, देखिए ए। लेकिन बहुपद यानी द्विघात समीकरण होने के लिए हम लोग को एक कंडीशन होता है, उसको याद रखना पड़ता है। वो होता है आपका ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण का सूत्र है। तो आप हम लोग एक नंबर को तोड़ते हैं और एक नंबर को तोड़ के देखते हैं कि इस फार्मूला में यह आता है कि नहीं आता इस फार्मूला के अनुसार। तो हम लोग देख पाते हैं कि इसको तोड़ने के बाद x² + 7 आया है। देखिए हम लोग इस प्रकार से तोड़े हैं, आप देख सकते हैं। तो तोड़ने के बाद ये x² + 7 आया है। बी नंबर ऑप्शन को तोड़े हैं। बी नंबर ऑप्शन को तोड़ने के बाद मेरा आया है x³ आ गया है, जो कि x³ द्विघात समीकरण नहीं होता। घात 2 बोल रहा है, इसमें घात 3 आ जाता है, जिसके कारण ये द्विघात नहीं हुआ, ये त्रिघाती बहुपद हो गया। उसके बाद ऑप्शन सी जाते हैं। ऑप्शन सी में देखते हैं कि इसमें कोई घात ही नहीं आता है, घात 1 आता है, इसका मतलब ये द्विघात नहीं है। और ऑप्शन डी जो है आपका, ऑप्शन डी इनमें से सभी है, तो सभी तो हुआ नहीं, तो जिसके कारण ऑप्शन ए जो आपका द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ए नंबर। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 आता है sin 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री का मान क्या होगा? इसको भी हम लोग अगर हम लोग चेंज करते हैं, इसमें ऑप्शन में चारों ऑप्शन गलत है, इसमें इस ऑप्शन में नहीं होगा, इसका आंसर होगा 1। देखिए आप कैसे, देखिए यहाँ पर दिया है 18 बटे 72। अगर sin 18 को हम लोग तोड़ देते हैं sin 90 - 72 तो हो जाता है cos 72, और cos 72 बटे 72 बराबर कट जाता है, एक आंसर आएगा। इसका मतलब ये हो गया आपका एक आंसर। इसलिए ऑप्शन में यहाँ पर आप देखिए कि नहीं है, इसका आंसर 1 होगा। तो उसके बाद आता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। समांतर श्रेणी इतना दिया गया है, इसमें से शार्प अंतर कहा गया। तो शार्प अंतर इसमें से -2 आ रहा है, आप लोग देख लीजिए। -2 कैसे, देखिए यानी यहाँ पर क्वेश्चन 5 में यानी शार्प अंतर बराबर होता है अंतर, यानी उसके बीच पदों का अंतर। तो पदों का अंतर, देखिए पदों का अंतर हम निकालें तो देखिए -2 आ रहा है बार, इसलिए पदों का अंतर क्या हो जाएगा? -2, ये नहीं आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि r त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा? तो r त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप जो होता है, वृत्त का परिमाप बोले चाहे परिधि बोले, दोनों एक चीज़ होता है, यानी 2πr जो होता है इसकी परिधि होता है, परिमाप होता है। तो ये 2πr सी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि सभी वृत्त
क्या होते हैं? तो सभी वृत्त जो होते हैं, अगर वृत्त की त्रिज्याएं समान हो तो वह सर्वांग सम और समरूप दोनों होंगे। कोई भी वृत्त अगर उसकी त्रिज्याएं समान होगी, दो वृत्तों की त्रिज्याएं अगर समान होती है तो वह सर्वांग सम भी होते हैं, समरूप भी होते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा। तो 12 और 15, 21 का एलसीएम हम यहाँ पर निकाल लिए हैं। देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर में है 8 नंबर में कि 12, 15 और 8 का वैसे 2 से पहले चलाएँ, उसके बाद 3 से चलाएँ, 3 से चलाने के बाद यह आता है 2, 3 इस तरह गुना करने के बाद 420 आता है, यानी 420। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। उसके बाद द्विघात बहुपद क्या है, इसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर में 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में आपका पहला ऑप्शन जो है इस कंडीशन को पूरा करता है। देखिए आप लोग, बहुपद में जब दिया हुआ रहता है कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे ए होता है और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटे ए, और इस कंडीशन में देखिए आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में अगर हम देखते हैं कि बी माइनस बी बटे ए 1, तो 1 और 1 यानी गुणनफल क्या दिया गया है, 1 दिया है और योगफल भी 1 भी दिया है, यानी 1 आना चाहिए। तो इसी में 1 आता है, क्योंकि इसका मान अगर देखिए बी का मान है -1, बी का मान -1 और यहाँ पर सी का मान 1 है, तो फार्मूला में माइनस होता है, इसी कारण 1 बटे 1 बराबर 1 हो जाता है। और यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में क्या होता है कि इसमें बी बराबर -1 है लेकिन ए बराबर 2 है, तो यहाँ पर तो 2 है ही नहीं, जिसके कारण ये नहीं होगा। यहाँ भी देखिए 2 है जिसके कारण ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पर तो देखिए 3 है जिसके कारण ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ये ए नंबर ऑप्शन जो है आपका सही है द्विघात समीकरण के लिए। उसके बाद क्लास में हम पूरा डिटेल्स बता चुके हैं। t² - 15 का निम्नलिखित शून्य क्या होगा। तो t² - 15 का हम लोग देख सकते हैं कि t² - 15, तो t² बराबर +15 और t बराबर √अंडर प्लस माइनस √15, तो इसका मतलब आता है बी नंबर ऑप्शन जो आ जाएगा आपका ±√15। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, निम्न से द्विघाती सूत्र कौन से हैं। तो द्विघाती सूत्र जो होता है आप लोग का पता है माइनस प्लस माइनस बी प्लस माइनस √डी बटे 2a होता है, और डी बराबर होता है b² - 4ac। तो b² - 4ac देखिए ऑप्शन ए में है, इसका मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी में देखिए इसमें बी जो होता है, बी ऑप्शन में माइनस आगे नहीं दिया है, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसमें देखिए सिर्फ नीचे ए दे दिया, इसका मतलब ये नहीं होगा, और इसका मतलब ये 2 दे दिया है, सी में ए भी नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन ए आंसर सही है। उसके बाद है प्रश्न 12, यदि डी बराबर 0 अर्थात जो है कि शून्य हो तो इनमें से मूल क्या होगा। तो इसमें जो मूल दिया गया है डिस्क्रिमिनेट आपका शून्य है, तो मतलब डी बराबर 0 है, तो इसका डी बराबर अगर 0 रहता है तो इसका वास्तविक मूल होता है और बराबर होता है। ठीक है, ये बराबर और वास्तविक होता है। और अगर डी अगर ग्रेटर देन होता है 0 से बड़ा होता है तो भिन्न मान निकलता है, और अगर छोटा हो जाता है डी तो माइनस में चला जाता है, तो उसमें तो मान निकलता ही नहीं, अस्तित्व नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो तो कौन सा त्रिभुज होगा। तो हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज होगा, क्वेश्चन ऑप्शन डी सही है। उसके बाद है दो बिंदु ए और बी इस प्रकार दिया है, तो बीच की दूरी सूत्र क्या है। तो दूरी सूत्र में ए नंबर सही है। देखिए ए नंबर है, ये बड़ा फार्मूला होता है √अंडर, यहाँ पर होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये होता है 14 नंबर। उसके बाद 15 नंबर में देखिए 15 नंबर में है कि sin 30° का मान कितना। sin 30° का मान हम लोग सब जानते हैं कि क्या होता है 1/2 होते हैं। ठीक है, और ये आपको लोग याद रखना है 1/2। उसके बाद है sin 90 - थीटा बराबर होता है, ये तो फार्मूला sin 90 - थीटा बराबर होता है cos थीटा, यानी बी ऑप्शन सही है। उसके बाद आता है ए भुजा वाले घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन बराबर होता है क्यू, ये होता है आयतन यानी
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को गुना करते हैं। घन में तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होता है, जिसके कारण ए क्यूब हो जाता है। ठीक है, और इनमें से शंकु का आयतन कौन सा? शंकु का आयतन जो होता है बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता है। तो ये इसका हम लोग ऑप्शन नंबर बी है, यानी बी क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19, वर्ग अंतराल 10 और 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो 10 और 25 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने किया है 10 + 25/2 बराबर 35/2 बराबर 17.5, यानी ये जो आ गया आपका क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी जो आ गया आपका वर्ग चिन्ह है। उसको 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? बोल रहा है, यहाँ पर नहीं बोला है, तो 1/2 प्रायिकता हो सकती है। देखिए क्वेश्चन नंबर बी में जो है -1.5 है, जो कि ये नहीं हो सकता। माइनस में कभी भी संभावना नहीं हो सकती है। 15% ये भी हो सकता है, 0.7% ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार से 20 क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद आपका आता है 21 से 30। 21 से 30 में कहता है कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए डैश होता है। इसका मतलब होता ही अद्वितीय होता है। आप लोग किताब में आप लोग को दिखा भी सकते हैं, किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है, आप लोग पढ़िएगा। उसके बाद है कि 22 प्रश्न, √2 डैश संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 23 में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो हमें डैश हल प्राप्त होता है। इसमें भी देखिए अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल। ठीक है, उसके बाद आता है ax² + bx + c = 0 हो तो विकृत डिस्क्रिमिनेट d = डैश होता है। तो इसमें होता है d = हम लोग जानते हैं b² - 4ac, इसलिए देखिए ऑप्शन में 2 को दिया हुआ, लेकिन आप लोग b² - 4ac इसमें भरिएगा। उसके बाद है 25 नंबर, ax² + bx + c = को डैश कहते हैं। तो ये देखिए स्क्वायर जब है तो इसमें द्विघात बहुपद होगा। बहुपद तो होता है द्विघात समीकरण, तो ये समीकरण के रूप में है, इसलिए इसको कहते हैं द्विघात समीकरण है। ठीक है, उसके बाद क्या है ये b² - 4ac = 0 हो तो मूल डैश होते हैं। तो मूल क्या होगा? अगर 0 होगा तो क्या होगा? वास्तविक होगा। तो मूल क्या होता है? वास्तविक होते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, किसी संख्या की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद का सार्व अंतर समान हो तो उसे डैश कहते हैं। तो अगर सार्व अंतर समान है तो इसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी आंसर मारिए, समांतर श्रेणी में होगा। उसके बाद यहाँ पर दिया है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 29 में है tan 90 - थीटा = डैश होता है, तो होता है cot थीटा होता है। उसके बाद यह है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं होने की प्रायिकता बराबर क्या होता है? ये होता है 1, 1 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आप लोग का 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। उसके बाद आप लोग का 31 से 49 तक प्रश्न है, जो हम अगला वीडियो में इसको अपलोड कर देंगे बना के। थैंक यू, जय हिंद।